Hello student, how are you? All are fine. Today we are starting new topic of second unit kinematics vector. Very important topic. बहुत कुछ आपके एग्जाम में जो है वो हमारे पास के हैं इससे रिलेटेड, और एग्जाम क्या है हमारे पास के हैं पूरी फिजिक्स में ही हम बहुत बार जो है वो वेक्टर का यूज करेंगे. काफी डेरिवेशन जो है वो हमारे पास के हम वेक्टर की हेल्प से जो है वो ड्राइव कर पाएंगे. तो वेक्टर बहुत अच्छे से समझना सभी बड़े आराम से हमारे पास कहेंगे ध्यान से. अगर वेक्टर आपको क्लियर हो जाता है तो फिजिक्स के बहुत सी एक्सप्रेशन जो है वो आप इजीली जो है वो सोल्व कर लोगे. काफी जगह इन +1 एंड आल्सो इन +2 जो है वो आप वेक्टर जो वो अप्लाई करोगे. कहने का मतलब फिजिक्स में जहां भी आप रहोगे साथ साथ वेक्टर आपका चलता जाएगा. हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हुए आप वेक्टर का जो वो यूज करोगे. पीछे भी हमने थोड़ा सा जो वो डिस्कस किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं. स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी थी? जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, नया डायरेक्शंस नहीं होनी चाहिए. आपका काम जो है उसको टोटली आपको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शंस बताने की जरूरत नहीं हो. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम मास का लेते हैं. किसी बॉडी के मास को अगर मैंने बोला कि ये 50 kg है तो इट इज क्लियर दैट इट इज 50 kg. नेक्स्ट आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता कि ये 50 kg क्यों है, कैसे है, उसके बारे में हमारे पास आप नहीं पूछोगे कि लेफ्ट की साइड से है, राइट की साइड से है, ईस्ट की साइड से है, वेस्ट की मीन डायरेक्शंस वहां पे आप जो है वो नहीं पूछोगे अगर आपको इतना बता दिया जाए कि ये 50 kg मास है तो. बट फोर्स के केस में हमारे पास क्या होगा? आपसे अगर कोई पूछे कि इस बॉडी में मैंने 50 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई किया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, क्या प्रभाव पड़ेगा इस फोर्स का, तो उस केस में आप क्या पूछोगे कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, पहले ये बताओ, फिर हम बता पाएंगे कि इसका इफेक्ट जो है वो क्या पड़ेगा. कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ी. तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो वो वेक्टर होते हैं. क्या हो गए? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो वेक्टर होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? जैसे हमारे पास क्या है फोर्स आ गया, वेलोसिटी आप पढ़ चुके हो, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हो, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है. वहां पे आपको डायरेक्शन जो है वो बतानी पड़ेगी. तो जो डायरेक्शंस रखता हो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस हो वो वेक्टर होती है. यहां हम बात करते हैं वेक्टर की, और रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे वेक्टर की. देखो, एक वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हम करते हैं एक लाइन से. एक लाइन आप लोगे, ये ए बी हमारे पास क्या वेक्टर है, तो ए बी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका हमारे पास, और एक एंडिंग है. स्टार्टिंग जो है वो टेल, एंडिंग क्या होगी? एरो हेड से होगी. ये दो चीजें होंगी हमारे पास. थर्ड है लेंथ ऑफ द लाइन. तो किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक लाइन से जिसमें एक टेल होगी, एक एंडिंग एरो हेड होगा, और थर्ड उसकी हमारे पास कुछ न कुछ जो है वो लेंथ होगी. टेल जो है वो आपको स्टार्टिंग बताएगी उस वेक्टर की. एरो हेड आपको डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. यही वेक्टर अगर मैं ऐसे शो करता तो अब आपको क्लियर होगा कि डायरेक्शन ये है, इसमें डायरेक्शन हमारे पास क्या ये है, और जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो आपको क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड. तो ये तीन बातें ध्यान रखना. किसी भी वेक्टर को हमारे पास क्या एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग. स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, जैसे ये पॉइंट्स आपने ले लिया, टेल होगी, एक टेल होगी. मूविंग हो सकता है, कुछ वेक्टर में हमारे पास स्टार्टिंग नहीं भी होगी, टेल होगी. दूसरा हमारे पास बी जो है वो हमारे पास एंडिंग पे आपको एरो लगा हुआ मिलेगा हर एक लाइन में जहां भी हमारे पास है. तो वो एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वेक्टर की डायरेक्शंस को. उस लाइन की लेंथ जो है वो आपको उस वेक्टर की क्या दे देगी? मैग्नीट्यूड जो वो दे देगी. ये तो हुआ हमारे पास किसी सिंपल वेक्टर को हमारे पास रिप्रेजेंट करना. एक फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे फोर्स है, बस उसके हेड पे आप क्या कर दो? एरो लगा. जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर है उसके हेड पे हमारे पास क्या है, आप एक एरो जो है वो यूज करोगे. एरो लगाते ही हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है. जैसे देखो मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ वी से हम स्पीड भी लिख देते हैं. अब वी से वेलोसिटी भी हम यूज करते हैं, लेकिन वेलोसिटी जब यूज करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगा दो? एरो जो वो यूज कर लो. क्लियर हुआ? ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर के बारे में. अब बात करते हैं कि कितने टाइप हमारे पास जनरली हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं.
फर्दर आगे बहुत अलग अलग टाइप है हमारे पास, लेकिन हम जनरली जो है वो क्या है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वो होते हैं जिनका हमारे पास क्या है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा या जो हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, कहां पे वो अप्लाई हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे ये सारे हमारे पोलर वेक्टर हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सारे हमारे पास क्या है जो है कैसे हैं, पोलर वेक्टर है। दूसरे होते हैं एक्सियल, जो किसी एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास लगे। ये जनरली क्या करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक बॉडी हमारे पास क्या है ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पे या तो बॉडी हमारे पास क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, या हमारे पास बॉडी जो है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके एक्सिस के अलोंग जो होगा, जो वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर। ये हमारा एक्सियल वेक्टर जो उसकी एक्सिस के अलोंग जो है अप्लाई हो रहा हो। तो ये वेक्टर जनरली क्या है, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई बॉडी घूम रही है उसके प्रभाव को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके जो सर्कल बनेगा रोटेशनल जो हमारे पास, उसके सेंटर के अलोंग जो लाइन है वो उसको एक्सिस बोलते हैं। उस एक्सिस के अलोंग जो वो एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में या हमारे पास क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन जो है वो कैसे आपको निकालने है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल से जो हमारे पास ये फाइंड आउट है वो किया जा सकता है। ये हमारे पास क्या है, पोलर और एक्सियल। इनमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ऊपर वाले में आपके पास क्या है कोई स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास जरूर होगा। अब कुछ सिंपल डेफिनेशंस है जो हम वेक्टर से रिलेटेड। पहला है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। या हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो है मॉडुलस। देखो सीधा सा हमारे पास क्या है, कैसे डिफाइन करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसको मॉडुलस बोल देते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो इसके मॉडुलस निकाल दो, बस ये मैग्नीट्यूड हमारे पास, उसको क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये स्केलर हो जाएगा, मॉडुलस निकालोगे फिर हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी आपको जो वो रिप्रेजेंट करेगा, उसका ओनली मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या है मॉडुलस देता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं यूनिट वेक्टर। छोटी छोटी हमारे पास क्या है बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन बहुत जरूरी है ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर हम किसी वेक्टर का हमारे पास क्या है देंगे। जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब 1, एक मैग्नीट्यूड का उसकी डायरेक्शंस में जो वेक्टर आप लोगे वो होता है यूनिट वेक्टर। इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए के अलोंग हो जाएगी, बी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो बी के अलोंग हो जाएगी, सी का यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास क्या किसके अलोंग हो जाएगा, सी के अलोंग हो जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कैप लगा देते हैं। किसी भी वेक्टर के आपके पास सिंबल के ऊपर, जैसे ए के ऊपर कैप लगा दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। क्या हुआ, यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन जो है वो सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर कौन सा, जिसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। ए का निकालना है तो ए के अलोंग एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लो, बी का निकालना है तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब हम जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास के हैं यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जनरली लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास क्या लिया जाता है, के कैप जो है यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। तो आई कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जे कैप का मैग्नीट्यूड लिखूं 1 आएगा, के कैप का मैग्नीट्यूड लिखूं तो 1 आएगा।
पर आई कैप क्या है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वो यूनिट वेक्टर है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड पता हो और उसको वेक्टर बनाना हो तो साथ में यूनिट वेक्टर आप क्या लगा दोगे, आई कैप। जनरली यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस की रिप्रेजेंट के लिए होता है, आपको उसकी डायरेक्शन शो करनी हो। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई क्वांटिटी है, आपको दे दे कि उसकी वैल्यू 10 है, तो वो 10 वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के किसके अलोंग है, अगर मैं उसको लिख देता हूं कि 10 आई कैप, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं लिखता हूं जे कैप तो वो वाई एक्सिस के अलोंग है, अगर मैं लिखता हूं के कैप तो वो हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो हो गई है। तो यूनिट वेक्टर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस के लिए हमारे पास यूज होता है, डायरेक्शंस को शो करने के लिए हमारे पास यूज होता है यूनिट मैग्नीट्यूड का है। डायरेक्शन जिस भी वेक्टर का आपको निकालना हो उसके अलोंग होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सीधा सा देखो, किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैप लगा दोगे। और कैसे निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये बात ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या बच जाता है, यूनिट वेक्टर। याद रखने का तरीका सीधा सा है, वेक्टर में क्या होती है, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैंने क्या कहा, यूनिट वेक्टर किस काम आता है, डायरेक्शंस के लिए। तो मैंने वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो गया, क्या रहेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शंस के लिए क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब जैसे देखो हमारे पास क्या है, आपको एक स्पेस में दे दिया पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दे दे कि 2, 3 और 4 है। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ जैसे ओ है तो ओ पी वेक्टर अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख सकते हैं, अगर यूनिट वेक्टर हमें पता हो तो 2 आई कैप, क्योंकि 2 किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 जे कैप, ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट जो कर सकते हो वेक्टर को। लेकिन इसके लिए हमने क्या यूज किया, आई कैप, जे कैप, के कैप। What is I cap, J cap, K cap? These are the unit vector along x axis, y axis, z axis. I cap किसके along है, x axis के along है। J cap किसके along है, y axis के along है। K cap किसके along है, z axis के along है। तो ये हमें पता था, तभी हमने क्या है, I के along वैल्यू अगर x axis के along 2 है तो हमने 2 I cap लिख दिया। y axis के along वैल्यू 3 है तो 3 J cap हो गया। अगर इस z axis के along 4 है तो 4 हमारे पास क्या है, K cap हो गया। अब अगर हमारे पास क्या इसी का वो बोल दे कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो क्या करोगे, देखो हमें फॉर्मूला क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, आई का कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे मैं सीधा सा लूं आपको, आर वेक्टर अगर लेता हूं, ये हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और इस आर का मैग्नीट्यूड मुझे अगर निकालना हो तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यहाँ देखो एक्स की जगह क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 3 है, ये 4 है, ये बन गया। अपने पास कितना आ गया, 4 प्लस 9 प्लस 16, रूट ऑफ 20 कितना बना, रूट ऑफ 29। तो मैं क्या करता हूं, ओपी अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं सीधा सा क्या करूंगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप को उसके मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ऑफ 20 है। बस दोनों सभी के नीचे अलग अलग लिख दोगे बेटा, ये बन गया यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकाल के लिख लेना, 1 आएगा। अब इसका कर लोगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल जो है वो आएगा। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर, जिसकी हेल्प से जो आप जो इजीली जो है निकाल सकते हो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, काफी न्यूमेरिकल करने होंगे आपको इससे रिलेटेड। यूनिट वेक्टर बहुत जगह निकालना होगा। जो मैथ के स्टूडेंट है, प्लस 2 में मैथमेटिक्स में भी वेक्टर आपका एक पूरा चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। अब आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, उनको इक्वल कब बोलेंगे, जैसे ये एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। दोनों को इक्वल कब कहेंगे, अगर उनका क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो और साथ में एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास उनको क्या बोल देंगे कि दीज टू आर इक्वल वेक्टर। ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है।
अगर ए हमारा 10 मीटर लेंथ का है तो बी भी क्या होना चाहिए, 10 मीटर लेंथ का। ए की डायरेक्शन अगर ये है तो बी की डायरेक्शन भी यही हो। क्लियर होगा इक्वल वेक्टर। फिर आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इसमें जस्ट क्या करना है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। इसी बी को लेंथ उतनी है लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्शन ए और बी के अपोजिट कर दी। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ बी, कि ए बी का नेगेटिव है, या बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए या ए इज नेगेटिव ऑफ बी, ये एक दूसरे के नेगेटिव आ गए। तो नेगेटिव में जस्ट क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। डायरेक्शन सेम होगी तो इक्वल वेक्टर बन गए, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखो हमारे पास है को इनिशियल वेक्टर। नाम से पता चल रहा है को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। जैसे मेरे पास ये वेक्टर है ए, ये है बी, फिक्स क्या हो, सॉरी सेम हो, सी और डी। इन सभी में स्टार्टिंग देखो कहां से हो रही है, ओ पॉइंट से हो रही है। तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उन वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर। फिर आता है को लीनियर। क्या है, को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सारे इक्वल ही हैं। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे ना हो, वेक्टर किसके अलोंग एक्ट करने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल या एक ही लाइन के अलोंग। वेक्टर आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। डायरेक्शन चाहे सेम हो नहीं हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो नहीं हो, बस आपको ये देखना है एक दूसरे के पैरेलल है या एक ही लाइन के अलोंग है, तो उन वेक्टर को हमारे पास हम क्या बोल देंगे, को लीनियर वेक्टर। फिर आता है को प्लानर। एक ही प्लेन में हो, जैसे मैंने ये ले लिया एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई डबल क्लासेस में करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ये एक प्लेन बन गया। तो इसमें जो भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर आ गया, इधर भी वेक्टर है, यहाँ डायरेक्शंस का भी कोई रोल नहीं है, मैग्नीट्यूड का भी कोई रोल नहीं है, पैरेलल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनमें कॉमन क्या होना चाहिए, प्लेन सेम होना चाहिए। पहला अगर आपने बोर्ड के ऊपर लिया है तो बाकी सारे भी अगर बोर्ड के ऊपर हैं तो उन सभी वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, को प्लानर वेक्टर बोल देते हैं। ये वेक्टर कैसे हैं हमारे पास, को प्लानर वेक्टर जो है वो हो जाते हैं। फिर है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड होगा जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, उनको हमारे पास हम क्या बोल देते हैं कि दीज वेक्टर्स आर लोकलाइज्ड वेक्टर। ये वेक्टर हमारे पास कैसे हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर है। नेक्स्ट है अपने पास नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड में देखो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए, अगर फिक्स है तो लोकलाइज्ड, फिक्स नहीं है तो हमारे पास क्या है, नॉन लोकलाइज्ड। तो ये था अपने पास वेक्टर, और इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, कुछ जो है सिंपल टर्म्स थी। अच्छे से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारे पास इस चैप्टर में आपको चलना है। पहले वाला पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ना, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। को इनिशियल, को लीनियर, को प्लानर। इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, को इनिशियल हो, एक ही लाइन के लो या एक दूसरे के पैरेलल हो, डायरेक्शन चाहे सेम हो नहीं हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो नहीं हो, वो क्या हो जाएंगे, को लीनियर हो जाएंगे। आपको क्या देखना है, बस लाइन के अलोंग हो या एक दूसरे के पैरेलल हो। को प्लानर एक ही प्लेन में होना चाहिए, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, प्लेन सेम होना चाहिए। अगर पहला आपने बोर्ड पे लिया, एक दीवार पे बना लिया, तो बाकी सभी भी इसी दीवार पे हैं, क्योंकि प्लेन एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो उसी पे हो तो वो को प्लानर। लोकलाइज्ड जिनमें इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, नॉन लोकलाइज्ड जिनमें फिक्स नहीं हो। इक्वल वेक्टर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तभी इक्वल बोलोगे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया है यूनिट वेक्टर, बहुत बार आप यूज करोगे बच्चों, उसको अच्छे से समझना कैसे आप निकालते हो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं थोड़ा सा उसके बारे में जो और स्टडी करेंगे हम, यूनिट वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में और करवा दूंगा। तो ये इतना सा वेक्टर आप स्टार्ट करना और 1 बाय 1 जो है क्लियर करके ही आगे बढ़ना। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।